नमस्कारः। अहं डॉक्टर राकेश कुमार जैन। अस्यां ध्वन्यालोकस्य कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतं करोमि। पश्यामः अद्य ध्वन्यालोकस्य चतुर्थोद्योतस्य प्रश्नोत्तराणि। अद्यतनविषयः अस्ति काव्यसंवादः। प्रश्नः: संवाद इति पदस्य अत्र कोऽभिप्रायः? उत्तरं: संपूर्वकात् वद् धातोः भावे गञि सति संवादः इति शब्दो निष्पद्यते, यस्य अर्थः अस्ति समानरूपता अथवा सादृश्यम्। इदम् एतत् संवदति इति अर्थात तुल्यतां भजति इति संवादः। अर्थात संवाद का अर्थ होता है समानता, सादृश्यता। कोई एक चीज़ दूसरे चीज़ से समान होती है तो उसे हम संवाद कहते हैं। प्रश्न: संवादाः केषां भवन्ति? संवाद किनके होते हैं? उत्तरं: सुमेधसां बाहुल्येन संवादाः भवन्ति। मेधावी लोगों के, बुद्धिमान लोगों के, प्रतिभाशाली लोगों के, उनके अत्यधिक रूप से संवाद होते हैं। यथोक्तम, इसलिए आचार्य आनंदवर्धन ने अपने ध्वन्यालोक में कहा है, संवादास्तु भवन्त्येव बाहुल्येन सुमेधसम्। अर्थात मेधावी लोगों के बहुत अत्यधिक रूप से संवाद पाए जाते हैं, समानताएं देखी जाती हैं। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है, केषां बुद्धयः संवादिन्यो भवन्ति? किनकी बुद्धि संवादिनी होती हैं? उत्तर: मेधाविनां बुद्धयः संवादिन्यो भवन्ति। मेधावी लोगों की जो बुद्धि है, उनके सोचने का स्तर है, जो चिंतन का स्तर है, वो प्रायः समान होता है। संवादस्य लक्षणं विलिख्य तद्भेदान् प्रदर्शयत। संवाद का लक्षण लिख करके उनके भेदों को प्रदर्शित करें। उत्तरम: संवादोऽन्य सादृश्यम। अर्थात अन्येन काव्येन सह सादृश्यम प्रतिपाद्ये संवादः भवति। जब किसी और काव्य के साथ किसी एक काव्य का समानता या सादृश्यता देखी जाती है तो उसे हम संवाद कहते हैं। तच्च सादृश्यम कदाचित प्रतिबिंबवत्, कदाचित आलेख्याकारवत्, कदाचित् तुल्यदेहिवत् भवति। अतः संवादस्य त्रयो भेदाः सन्ति। प्रतिबिंबवत् संवादः, यस्य अपरं नाम अनन्यात्मः। आलेख्याकारवत् संवादः, यस्य अपरं नाम तुच्छात्मकः। तुल्यदेहिवत् संवादः, यस्य अपरं नाम प्रसिद्धात्मकः। यथोक्तं ध्वन्यालोके संवादोऽन्य सादृश्यं तत्पुनः प्रतिबिंबवत् आलेख्याकारवत् तुल्य देहिवच्च शरीरिणां। तत्र पूर्वमनन्यात्म तुच्छात्म तदनन्तरं तृतीयं तु प्रसिद्धात्म नान्यसाम्यं त्यजेत् कविः। अर्थात संवादोऽन्य सादृश्यम, अन्य काव्य से पहले काव्य की यदि समानता पाई जाती है तो उसे हम संवाद कहते हैं। वह संवाद पुनः फिर से तीन प्रकार का होता है: प्रतिबिंबवत्, आलेख्याकारवत्, तुल्यदेहिवच्च शरीरिणां। तत्र पूर्वम, उसमें जो पहला है प्रतिबिंबवत्, अनन्यात्म, उसका दूसरा नाम अनन्यात्म है। तुच्छात्म तदनंतरम, और दूसरा जो आलेख्याकारवत् संवाद है उसका नाम तुच्छात्म है। तृतीयम तो प्रसिद्धात्मा, और जो तीसरा तुल्यदेहिवत् संवाद है उसका दूसरा नाम प्रसिद्धात्मा है। नान्य साम्यम त्यजेत कवि ही, इसलिए कोई भी कवि दूसरों के साथ जो समानता हो रही है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। अब एक एक संवाद को हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं प्रतिबिंबवत् संवादः कीदृशो भवति, अथवा प्रश्नः एवमपि भवितुम् अर्हति, अनन्यात्मक संवादस्य स्वरूपं प्रतिपादयत। उत्तरं: यथा प्रतिबिंबे बिंबं सर्वदा संवदति
तथैव वस्तुद्वये समानरूपत्वे बिम्बप्रतिबिम्बभावो भवति। वस्तुद्वये एतादृशः बिम्बप्रतिबिम्बभावो यत्र भवति सः प्रतिबिम्बवत् संवादः। तात्पर्यमस्ति यत् यदि कश्चित् कविः पूर्वकवेः वर्णितं वस्तु तथैव वर्णयति तर्हि तादृशं सादृश्यं प्रतिबिम्बवत् संवाद इत्युच्यते। एतस्य अपरं नाम अनन्यात्म इति वर्तते। अत्र आत्मशब्दः शरीरवाचकः। प्रतिबिम्बस्य बिम्बात् भिन्नं शरीरं नास्ति, तथैव एकस्य काव्यस्य अन्यस्मात् काव्यात् भिन्नं शरीरं नास्ति चेत् तादृशः संवादः सर्वथा त्याज्यः। नवीनतायाः अभावात् सरदयैः काव्यमेतत् ग्राह्यं न भवति। एतदेव उक्तं वृत्तिवाक्ये, तत्र पूर्वं प्रतिबिम्बकल्पं काव्यस्तु परिहर्तव्यं सुमतिना यतस्तदनन्यात्म तात्विकशरीरशून्यम् इति। द्वितीयः संवादः अस्ति आलेख्याकारवत् संवादः। प्रश्नः: आलेख्याकारवत् संवादः कीदृशो भवति? विवेचयत अथवा तुच्छात्मक संवादस्य स्वरूपं प्रतिपादयत। पश्यामः। आलेख्याकार अर्थात चित्राकारवत् संवादः। आलेख्याकारवत् संवादः भवति। जैसे चित्रकार की एक समानता होती है। एक चित्रकार जो होता है व्यक्ति का बिल्कुल वैसा का वैसा चित्र बना देता है। तो उसकी जैसे व्यक्ति में और उस चित्र में जैसी समानता पाई जाती है, ऐसी ही किसी काव्य से किसी काव्य में अगर समानता पाई जाए तो उसे हम आलेख्याकारवत् संवाद कहते हैं। इसी के बारे में बता रहे हैं। देखिए फिर से पढ़ते हैं। आलेख्याकार अर्थात चित्राकारवत् संवादः आलेख्याकारवत् संवादः भवति। यथा कस्यचित् वस्तुनः स्वरूपं तस्य चित्रे तथैव विलोक्यते। किसी व्यक्ति का या वस्तु का स्वरूप उसके चित्र में बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है। अत्र द्वयोः वस्तुनोः आलेख्यवत् तुल्यत्वं समानरूपत्वं भवति। इस आलेख्यकारवत् संवाद में दोनों कथा वस्तुओं का या दोनों काव्य वस्तुओं का तुलना जो है वो एक चित्र के समान एक जैसी होती है। संवादोपि काव्ये यदा तद्वत् भवति तथा अयं भेदः आलेख्याकारवत् भवति इति उच्यते। इसी तरह से जब समानता दो काव्यों में एक चित्र की तरह दो काव्यों में भी ऐसी समानता पाई जाए तो ऐसे काव्यों को हम आलेख्याकारवत् ऐसा कहते हैं। एतस्य अपरं नाम तुच्छात्म इति वर्तते। तुच्छं तत्त्वरहितम् अतएव एतदपि त्याज्यं वर्तते। आलेख्यस्य अनुकार्यात् भिन्नं शरीरम् अस्ति। आलेख्यस्य वर्णाः रेखाः भित्तिः इत्येते एव शरीरं। तच्छरीरम् अति तुच्छं भवति जीवरहितत्वात्। जैसे किसी चित्र के वर्ण रेखा भित्ति ये सब उस चित्र की शरीर होते हैं। तच्छरीरम अति तुच्छम भवति, क्योंकि उसमें जीवत्व ही नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर भी समझना चाहिए। एकस्य काव्यस्य अन्य काव्यस्य शरीरात् भिन्नं शरीरम अस्ति। उभयोः शरीरयोः रूपरेखा सदृशमस्ति। एकम् अन्यस्य अनुकृतिर्भवति, परन्तु जीवरहितं भवति चेत् तादृशकाव्यसंवादः अपि त्याज्यः भवति। अर्थात एक अच्छे कवि को प्रतिबिंबवत् संवाद और आलेख्याकारवत् संवाद जो है वो छोड़ने योग्य होता है। तो फिर सबसे अच्छा संवाद, सबसे अच्छी समानता कौन सी होती है? उसके लिए हम तीसरा संवाद पढ़ते हैं। कहा है तुल्यदेहिवत् संवादः कीदृशो भवति विवेचयत। अथवा प्रसिद्धात्मक संवादस्य स्वरूपं विविच्य
वैशिष्ट्यम प्रतिपादयत। परीक्षा की दृष्टि से यह संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। द्वयोः देहिनो जीवात्मनोः तुल्यत्वं समानरूपत्वं वा यत्र भवति तत्तुल्यदेही इत्युच्यते। द्वयोः देहिनोः, दो शरीरधारी जीवात्मनोः अर्थात प्राणियों की जहाँ समानता होती है, ऐसी समानता को हम तुल्य देही कहते हैं। दो इंसान हैं, दो प्राणी हैं, दोनों के शरीर अलग हैं किंतु दोनों में बहुत समानता पाई जाती है। तुल्य देहिवत् सादृश्यम भवति द्वयोः काव्ययोः यत्र तत् तुल्य देहिवत् संवादः इत्युच्यते। यथा विभिन्नेषु देहिषु आत्मनः एकत्वेन सर्वेषां ग्राह्यत्वं भवति तथैव काव्यशरीरे अपि आत्मनः रसादेः एकत्वेन सर्वेषां सत्कवीनां काव्यानां ग्राह्यत्वं भवति। सर्वत्र एकस्यैव आत्मनः विद्यमानत्वात्। यथा लोके एका सुन्दरी नायिका अन्यया कयापि शरीरसाम्यं भजते तथापि उभेपि प्रशस्ये भवतः। तथैव एकं काव्यम् अन्येन काव्येन सह साम्यं भजते तथापि उभेपि विभिन्नयोः आत्मनोः सद्भावात् उभयोः महत्त्वम् अस्त्येव। एष च संवादप्रकारः अनुकरणीयः। पूर्वं प्रतिपादितौ उभौ अपि संवादप्रकारौ परित्याज्यौ एतदेव उच्यते अनया कारिकया। आत्मनोऽन्यस्य सद्भावे पूर्वस्थित्यनुयाय्यपि वस्तुभातितरं तन्व्याः शिक्षायमिवाननम्। ललनायाः मुखं चन्द्रतुल्यमपि सारभूतलावण्यसद्भावेन नितरां शोभते एव, तुच्छतया प्रतीतं न भवति। तथैव प्राचीनकाव्यार्थं संवादभागपि नवीनकाव्यार्थप्रतिपाद्यार्थो रसादिव्यङ्ग्यसद्भावेन शोभते एव, न तु पुनरुक्तत्वेन प्रतीतं भवति। काव्यसंवादसीमा का स्पष्टयत। काव्यस्य सौष्ठवस्य कृते संवादस्य सदृश्यस्य सीमा अर्थात मर्यादा आवश्यकी। एषा मर्यादा द्विधा भवति, वाक्यार्थविषयिणी मर्यादा, पदपदार्थविषयिणी मर्यादा च। तत्र वाक्यार्थविषयिणी सीमा नः निर्णीता। उसमें हमने आपको वाक्यार्थ विषयिक सीमा कैसी होती है उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तस्मिन् विषये प्रोक्तमेव यत् वाक्यार्थ विषयकाः त्रयः संवादा, प्रतिबिंबवत् संवाद, आलेख्याकारवत् संवाद, तुल्यदेहिवत् संवादश्च। एतेषु नवीनतायाः अभावात् प्रतिबिंबवत् संवाद, आलेख्याकारवत् संवादौ परित्याज्यौ, किन्तु रमणीयत्वात् तुल्यदेहिवत् संवादः अनुकरणीयः इति निश्चितम्। ये हमने वाक्यार्थ विषयक मर्यादा हमने जानी। इदानीं पदपदार्थ विषयक मर्यादा विषये अत्र उच्यते यत् पदपदार्थ विषयक संवादस्तु सर्वत्रैव भवति। इसके विषय में कोई भी मर्यादा नहीं है, क्योंकि पद पदार्थ विषयक मर्यादा तो पद पदार्थ विषयक साम्यता तो प्रायः सब जगह पाई जाती। यतो ही नूतनं पदम अक्षरम वा बृहस्पतिरपि कल्पयितुं न शक्नोति। क्योंकि एक नए अक्षर की या नई कल्पना, नए पद की कल्पना साक्षात देवादिदेव बृहस्पति भी नहीं कर सकते, तो फिर कोई सामान्य कवि कैसे कर सकता है। इसी बात को इस कारिका में कहा गया है। अक्षरादिरचनेव योज्यते यत्र वस्तुरचना पुरातनी, नूतने स्फुरति काव्यवस्तुनि व्यक्तमेव खलु सा न दुष्यति। अर्थात यत्र नूतने काव्यवस्तुनि पुरातनी वस्तुरचना अक्षरादि रचना इव युज्यते सा न दुष्यति इति व्यक्तमेव। तात्पर्यमस्ति यथा विदुषां प्रधानतमेन बृहस्पतिनापि
अक्षराणि पदानि वा अपूर्वाणि वाक्ये योजयितुं कथमपि न शक्यते तर्हि आधुनिकानां विदुषां तु का कथा। तथैव आधुनिकैः कविभिरपि प्राचीनकविपरम्परया अस्पृष्टान् पदार्थान् स्वकाव्ये सन्निवेशयितुं न शक्यते। उदाहरणेन पश्यामः, श्लेषघटनायां गुण, बाण, शिलीमुख, हरि, द्विजादिशब्दाः प्राचीनैः प्रयुक्ता एव नवीनैः प्रयुज्यन्ते। जैसे प्राचीन व्यक्तियों ने इन सब की प्रयोग किए हैं, नवीन भी इसी तरह से प्रयोग कर रहे हैं। मुखस्य चंद्रकमलाभ्याम स्तनयोः गिरीशकलशाभ्यां सह उपमानोपमेय भावश्च पूर्वः प्रसिद्धः एव उपनिबध्यते। पहले जो उपमा प्रसिद्ध है वैसी उपमा आज भी प्रयोग की जा रही है। तावतापि तेषाम् अपूर्वत्वं प्रतीयते एव, फिर भी उनमें अपूर्वता तो प्रतीत होती ही है। यत्र तु रसादिव्यंग्यम अस्ति तत्र एतेषाम् अपूर्वत्वम अस्ति एव। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आखिर अपूर्वत्व लाने वाली चीज कौन सी है? वो है रसादि व्यंग्य। अतः कहा जहाँ रसादि व्यंग्य है वहाँ अपूर्वत्व चमत्कार है। यत्र काव्य रसादि व्यंग्यम नास्ति तत्र तो एतेषाम् अपूर्वत्वम नैवानुभूयते। और जहाँ रसादि व्यंग्य नहीं है वहाँ इनके अपूर्वत्व की भी अनुभूति नहीं होती है। इति ग्रंथकारस्य सिद्धांत। एवं पदपदार्थयोः साम्यं सर्वथा ग्राह्यमेव भवति। अर्थात पद पदार्थ की जो समानता है वो तो ग्राह्य है। वाक्यार्थ विषयक जो समानता है उसके लिए 3 संवाद बताए हैं, जिसमें से सर्वोत्तम संवाद जो है वो प्रसिद्धात्मक अर्थात तुल्यदेहिवत् संवाद जानना चाहिए। अग्रे प्रश्नः अस्ति, काव्यसंवादे दुष्टत्वं कथं न भवति विवृणत, अथवा काव्यसंवादे अदोषतां साधयत। अर्थात अगर एक कवि की समानता दूसरे कवि से मिलती है तो इसमें दोष क्यों नहीं है? इसके लिए कहा जाता है काव्य संवादे दुष्टत्वम न भवति। अगर एक काव्य दूसरे काव्य की में समानता है तो वो उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। परंतु तुल्यदेहिवत् संवादात् भिन्नं संवादद्वयं त्याज्यम इति निर्धारितम्। किंतु तुल्यदेहिवत् जो संवाद है, समानता है, वही हमारे यहाँ स्वीकृत है। उसके अलावा जो 2 संवाद माने गए हैं वो हमेशा के लिए त्याज्य हैं। वस्तुतः परवर्ती कविः पूर्ववर्तिनः कवे काव्यवस्तु विलोक्य एव वर्णनं करोति। पूर्वकवेः वर्णितवस्तुनः ग्रहणं परवर्ती कविः करोत्येव। तत्र आलोचकैः न कोऽपि दोषो दृश्यते। यथा हि वाल्मीकिरामायणे वर्णितवस्तूनां पुराणादौ तथैव वर्णनं दृश्यते। पुनः प्रश्न, पूर्वच्छायया अनुगतमपि वस्तु उपनिबद्धन् सुकविः कथं निंदितां नोपयाति। पूर्वच्छायया अनुगतमपि, पूर्व में वर्णित किसी वस्तु का अनुगमन करने के बावजूद भी, या ऐसी कथा वस्तु का उपनिबद्धन करने के बाद भी एक अच्छा कवि कैसे निंदा को प्राप्त नहीं होता। यत्र वस्तु विषये सरदयानां कृते नवीनार्थ विजृंभणम् इदम् इति चमत्कारिका बुद्धि उत्पद्यते। जिस वस्तु के विषय में सरदयों के लिए नवीनार्थ विजृंभणम् इदम्, वाह ये तो कोई नया ही सुंदर सा अर्थ निकल करके आया है। इति चमत्कारिका बुद्धि ही उत्पद्यते, ऐसी चमत्कारिका बुद्धि, यद्यपि पहले वर्णन किया गया है परंतु फिर भी कोई चीज़ ऐसी जिसको सुनने के बाद सरदयों के मुख से वाह क्या बात है ऐसी बात निकल जाए, तो वो ऐसा वर्णन पूर्वच्छाया अनुगतमपि निंदतां नोपयाति। तादृशं सुंदरं वस्तु पूर्वच्छाया अर्थात प्राचीन कवि वर्णितार्थ सदृशतया अनुगतमपि स्वकाव्ये उपनिबद्धन् सुकविः निंदितां न प्राप्नोति। यथोक्तं ध्वन्यालोके यदपि तदपि रम्यं यत्र लोकस्य किंचित् स्फुरतिमिदमितीयं बुद्धिरभ्युज्जीते। अनुगतमपि
छायया वस्तु ताद्रेक सुकविरूपनिबध्नन् निन्द्यतां नोपयाति। अस्तु, अद्य एतावदेव। पुनः नूतनैः प्रश्नैः वयं मिलामः। तावत्पर्यन्तं नमस्कारः, धन्यवादः।